याद रखिएगा जो 42वां संवैधानिक संशोधन है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। और संवैधानिक संशोधन का जो प्रावधान है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिकल है और वो आर्टिकल है 368। हेलो एवरीवन, मैं राजीव जायसवाल धैर्य कोचिंग संस्थान पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हाल ही में दीपावली का त्यौहार हम लोगों का बीता है, तो आइए अब फिर से हम पढ़ाई के मोड में आ जाते हैं। और आज के लेक्चर में हम भारत के संविधान के तहत संविधान के भागों को समझने का प्रयास करेंगे। और संविधान के भाग को हम इस तरह से समझेंगे, कई खंडों में तोड़ करके, ताकि हम उसे आसानी से याद कर सकें। देखिए, पहले समझते हैं कि संविधान है क्या। तो संविधान जो है हमारे देश भारत को चलाने के लिए बनाया गया एक नियम है। यानी जो भी अन्य नियम बनाए जाते हैं देश को गवर्न करने के लिए, देश के समस्याओं का सामना करने के लिए, वो सारे संविधान सम्मत होने चाहिए। तो बात ये आती है कि संविधान बनाया कैसे गया, किसने बनाया। तो भारत का जो संविधान बनाने की शुरुआत किया गया वो तो कांग्रेस के प्रेसिडेंसी काल से ही शुरू हो गया था। जैसे 1885 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी का गठन किया गया और उसके लगातार सेशंस होते रहे। तो उन सेशंस के मध्य में संविधान की मांग बीच बीच में उठती रही। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेशन है 28 का सेशन है, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था। और उन्होंने एक अपना संविधान का प्रारूप दिया था जिसमें फंडामेंटल राइट्स के भी प्रावधान थे। उस पर सहमति नहीं बन पाई क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 पॉइंट एजेंडा आगे किया और दोनों मुस्लिम लीग और कांग्रेस में विवाद की वजह से वो ठंडे बस्ते में चला गया। इसके बाद 1929 का लाहौर सेशन होता है जिसमें जवाहरलाल नेहरू, जो मोतीलाल नेहरू जी के पुत्र थे, उसमें जो 28 का संविधान था उसमें डोमिनियन स्टेटस की मांग किया गया था। यानी शीर्ष पर ब्रिटेन रहे लेकिन उसके नीचे के प्रशासन पर भारतीयों का अधिकार हो। लेकिन 1929 में जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की मांग किया। लाहौर के रावी नदी के किनारे जो बसा हुआ लाहौर शहर है वहाँ पे उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की और यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 से प्रत्येक 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। और यही कारण है कि जब भारत का संविधान तैयार हो गया तो हमने उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। तो 26 जनवरी 1930 से जब आगे बढ़ते हैं तो 1940 में अगस्त ऑफर आता है। 1940 में जब विश्व युद्ध शुरू हो जाता है तो अब ब्रिटिश सरकार द्वारा अगस्त ऑफर दिया जाता है, फिर क्रिप्स मिशन आता है और फाइनली 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाता है जिसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। तो प्रारूप समिति क्या है, तो यानी संविधान का रूप कैसा होगा, उसका मॉडल कैसा होगा, किस तरह उसको बनाया जाएगा, उसको तैयार करने वाले जो व्यक्ति थे, उसका जो अध्यक्ष था उसका नाम था भीमराव अंबेडकर। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो जाता है। तो संविधान ओवरऑल एक बुक है, एक किताब है जिसके आधार पर इस देश को चलाया जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो संविधान है वो कितने भागों में बटा हुआ है और किस भाग में किस तरह की बातों को रखा गया है। तो हम संविधान के जो भाग हैं उसको भी याद करने के लिए खंडों में तोड़ सकते हैं। तो जो सबसे पहले भाग 1 से लेके भाग 4A तक है उसमें सामान्य जनरल बातें की गई है। भाग 5 से लेके भाग 9B तक जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन की बातें की गई है। और भाग 10 से लेके भाग 22 तक जो है इसमें अन्य इम्पॉर्टेंट बातें हैं। इसमें से हमें सारे जो भाग है वो याद होना जरूरी नहीं है। कुछ चुनिंदा भाग हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्यतः हमसे पूछे जाते हैं। और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी को ये पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ देना है, क्योंकि सारे आर्टिकल, सारे भाग और सारे अनुसूचियाँ हम तैयार नहीं कर सकते। और अगर हम तैयार भी करते हैं तो उसका कोई भी रिलेवेंस नहीं है, कोई भी महत्व नहीं है, सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग के। क्योंकि एग्ज़ाम के एक सिलेबस होता है और सिलेबस के दायरे में कुछ चुनिंदा चीज़ें ही बार बार
पूछी जाती है। अगर हम कंटेंट या अपने मटेरियल बहुत बढ़ा देंगे तो जो मुख्य बातें हैं, जो कोर बातें हैं, उसको हम मिस कर जाएंगे। तो आइए पहले समझते हैं संविधान के पहले खंड को, यानी भाग 1 से लेके भाग 4A तक, और उसको याद करने की कोशिश करते हैं। तो भाग 1 कहता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यानी पहले भाग में अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 4 तक जो चर्चा किया गया है वो संघ यानी यूनियन की बात किया गया है, और उसका राज्य क्षेत्र यानी उसकी टेरिटरी क्या है, उसकी एरिया क्या है। सामान्यतः हम जब भी किसी देश की बात करेंगे, किसी देश के प्रशासन की बात करेंगे, तो सबसे पहले हम उसके एरिया को आइडेंटिफाई करेंगे कि उसका विस्तार कहाँ तक है। तो सबसे पहले जो है भाग में संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसके बाद अगर हमें बात करना होगा तो कोई भी राज्य, कोई भी देश वहाँ की जनता से मिलकर बना होता है, वहाँ के रहने वाले लोगों से मिलकर बना होता है। जीव जंतु तो एक उसके सब पार्ट हो सकते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन या अन्य कोई भी कार्य जो है वो मनुष्य करता है। तो दूसरे में आ जाएगा सिटीजनशिप या नागरिकता, कि वहाँ का कौन नागरिक होगा, वहाँ की नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, नागरिकता कैसे छीनी जा सकती है, नागरिकता अगली पीढ़ी को कैसे मिलेगी, नागरिकता कोई छोड़ना चाह रहा तो कैसे छोड़ेगा। ये सारी बातें भाग 2 में किया गया है, जो अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक में वर्णित है। यानी एक एक अनुच्छेद में एक अलग अलग बातों को रखा गया है। तो सबसे पहले हो गया राज्य क्षेत्र, और भाग 2 हो गया नागरिकता। अब जो तीसरा भाग होगा तो इन नागरिकों के कुछ अधिकार दिए गए होंगे। तो तीसरे भाग में उस अधिकार के बारे में चर्चा है, और इसको हम कहते हैं फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार। ठीक है, तो भाग 3 हो जाएगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी व्यक्ति के विकास के लिए सर्वाधिक आवश्यक होते हैं, और इसके अब्सेंस में, इसके न होने पे व्यक्ति का संपूर्ण विकास संभव नहीं है, ऐसा माना जाता है। तो मौलिक अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए अनुच्छेद 32 में ये प्रावधान है कि अगर मौलिक अधिकारों का, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक वर्णित है, अगर इनका उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, और अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो यहाँ पे एक और चीज समझ लीजिए। देखिए, अनुच्छेद 32 का जो पावर है और अनुच्छेद 226 का जो हाई कोर्ट का जो पावर है, तो यहाँ पे हाई कोर्ट को ज़्यादा अधिकार है सुप्रीम कोर्ट की तुलना में। वो इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट अगर रिट जारी करेगा तो सिर्फ मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के ही आधार पे करेगा, लेकिन हाई कोर्ट जो है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर और किसी भी अन्य प्रकार के अधिकारों के उल्लंघन पर भी रिट जारी कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह भाग 3 का जो कंटेंट है ये आपके मौलिक अधिकार से संबंधित है। अगर मौलिक अधिकार की बात होगी, व्यक्ति की बात हो गई, तो व्यक्ति के एक समूह द्वारा ही राज्य का प्रशासन चलाया जाएगा। तो जो समूह होगा वो ज़्यादा ताकतवर होगा। तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, जिसको इंग्लिश में DPSP कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी जब राज्य नियम बनाएगा तो वो किन बातों को, किन को प्राथमिकता देगा, किन बातों को अपने ध्यान में रखेगा, इसके लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। ये अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक में वर्णित है, और किसी भी विद्यार्थी को अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 51A तक की कंटेंट को की समझ के अनुसार तैयार होना चाहिए। ये बहुत ही बेसिक हैं और संविधान के फंडामेंटल आर्टिकल्स हैं, क्योंकि ये व्यक्ति और राज्य के बीच संबंधों को लेकर वर्णित किया गया है, और सामान्यतः प्रतियोगी परीक्षाओं में इसमें दिए गए कंटेंट और अनुच्छेदों का डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया जाता है। भाग 4 की जो हमने बात किया, तो ये DPSP यानी जो DPSP का मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य जब भी नियम बनाएगा तो किन निर्देशों को, किन बातों को ध्यान में रखेगा, ये भाग 4 का मैटर है। अब इसमें एक संवैधानिक संशोधन किया गया भाग 4 में, इसको कहते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट या 42वां संवैधानिक संशोधन। ये किया गया था 1976 में, और इसके तहत भाग 4A जोड़ा गया था।
यानी संविधान के भाग 4 में 4A जोड़ा गया। तो संविधान के भाग 4 में ही क्यों जोड़ा गया? तो जो संविधान का भाग 4A है ये जस्टिसेबल नहीं है, यानी इसके उल्लंघन होने पे आप कोर्ट में जाके इन अधिकारों का डिमांड नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह जो भाग 4 है ये मौलिक कर्तव्यों की बात करता है, मौलिक कर्तव्य। और ये जो मौलिक कर्तव्य हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, दोनों को संवैधानिक तरीके से या कोर्ट या कानून के माध्यम से हम जाके एज ए अधिकार लागू नहीं करा सकते। तो ये एक बस दिशा निर्देश है, एक मोरल बातें हैं जो कि सामान्यतः हमें भी अपने समाज में जीने के लिए सिखाया जाता है। उसी तरह एक मोरल ऑब्लिगेशंस हैं भाग 4 में वर्णित दोनों आर्टिकल। जो भाग 4 है वो राज्य के लिए मोरल ऑब्लिगेशन है और जो भाग 4A है ये व्यक्ति के लिए है, हमारे मौलिक कर्तव्यों के वर्णन किया गया है। शुरू में जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी वो 10 थी, लेकिन 86 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसमें एक और मौलिक कर्तव्य शिक्षा से जुड़ा हुआ जोड़ा गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक यानी भाग 1 से लेके भाग 4A तक एक कॉमन बातें किया गया है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारे संविधान का। एक नज़र फिर से रिवाइज कर लेते हैं। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता या सिटीजनशिप, भाग 3 मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स, भाग 4 DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और भाग 4A 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया जो कि मौलिक कर्तव्यों की बात करता है। इसमें जो हमने स्पेशल बातें किया वो किया कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं। मौलिक अधिकार को सुरक्षा प्रदान किया गया है, लेकिन भाग 4 में वर्णित जो DPSP है और मौलिक कर्तव्य है ये एक मोरल ऑब्लिगेशन है जिसको व्यक्ति और राज्य को मानना चाहिए या अपने कानून बनाते समय राज्य को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आते हैं अब नेक्स्ट खंड पे। दूसरे खंड में हम भाग 5 से लेके भाग 9B तक या 9ख तक रखे हैं। इसको समझते हैं कि इसका मैटर क्या है, इसमें किन बातों की चर्चा की गई है। तो जैसे ही भाग 5 में आएंगे तो इसमें संघ के प्रशासन का वर्णन किया गया है। क्या है? संघ का प्रशासन, यानी जो संघ है उसका प्रशासन कैसे चलाया जाएगा, जो MP है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, इन सबों का चुनाव कैसे होगा, इनके नियम कानून बनाने के तरीके क्या होंगे, वो सारी बातें भाग 5 का हिस्सा है। यानी भाग 5 में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का वर्णन किया गया है। 5 के बाद 6 आता है और 6 में राज्य के प्रशासन का वर्णन है, यानी राज्यों का प्रशासन कैसे चलाया जाएगा ये भाग 6 में वर्णित है। राज्यों के प्रशासन में आपका MLA आ जाएगा, चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति हो गई, और जो आपका गवर्नर है वो कैसे कार्य करेगा, ये सारी बातें भाग 6 का हिस्सा है। भाग 7 में कुछ स्पेशल कैटेगरीज के स्टेट जब संविधान बनाए गए थे तब बनाए गए थे तो उनके लिए प्रावधान था और इसको हमने डिलीट कर दिया। तो जो डिलीट किया गया है वो आपका संवैधानिक संशोधन पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो ये है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। 7th यानी 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत भाग 7 को हटाया गया है संविधान से, यानी भाग 7 इस समय खाली है, कुछ नहीं है। संघ की बात हमने 5 में कर लिया, राज्य की बात हमने 6 में कर लिया, 7 खाली है। तो भाग 8 में जो बचा है वो बचा है यूनियन टेरिटरी, यानी संघ शासित राज्य। संघ शासित राज्य, तो संघ शासित राज्यों का जो प्रशासन है उसका वर्णन संविधान के भाग 8 में किया गया है। यानी यूनियन टेरिटरी का प्रशासन कैसे चलाया जाएगा ये संविधान के भाग 8 का हिस्सा है। भाग 9 में वर्णन किया गया पंचायत की, जो पंचायती राज व्यवस्था लाया गया उसका वर्णन किया गया है भाग 9 में। पंचायत में जो होता है वो ग्राम का प्रशासन जो है उसका वर्णन किया गया, जैसे प्रधान जो होते हैं गांव में, तो वो सारे सिस्टम का वर्णन पंचायती राज व्यवस्था में या पंचायत में किया गया, जो भाग 9 का हिस्सा है। और भाग 9A जो है या 9 का, ये म्यूनिसिपालिटी या नगर पालिका का वर्णन करता है। ठीक है, नगर पालिका शहरों में होती है और इसका वर्णन जो है आपका
भाग 9A में किया गया है। और ये भाग 9B जो है ये आपका इसमें जो है सहकारी समितियों का वर्णन किया गया है। सहकारी समितियां, इस प्रकार से हमने दूसरे खंड में जो एडमिनिस्ट्रेटिव बातें हैं उसको अध्ययन किया, जो कि भाग 5 से शुरू होकर भाग 9B तक जाता है। एक बार इस दूसरे खंड को समझते हैं। जैसे सबसे पहले हम संघ की बात करेंगे, जो सबसे सेंट्रल, जो सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है, यानी केंद्र। तो केंद्र का प्रशासन भाग 5 में वर्णन किया गया है केंद्र के प्रशासन का। उससे जब छोटे लेवल पे आएंगे, उससे नीचे आएंगे तो भाग 6 है। भाग 6 में राज्यों के प्रशासन का वर्णन है। इसके बाद भाग 7 जो था उसमें कुछ विशेष राज्यों के लिए प्रावधान किए गए थे, लेकिन 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 के तहत उन प्रावधानों को हटा दिया गया, यानी भाग 7 इस समय खाली है, उसमें किसी विवाद का वर्णन नहीं किया गया है। उससे आगे जब बढ़ेंगे भाग 8 में, तो जो संघ शासित प्रदेश होते हैं उनका वर्णन किया गया है, और इस समय संघ शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। ठीक है। भाग 9 में जाएंगे तो पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है, और भाग 9क में जो नगर पालिका होती है उसका वर्णन है। और अगर 9ख की बात किया जाए तो इसमें सहकारी समितियों का वर्णन है। तो आशा है कि आपको भाग 1 से लेके भाग 9B तक सारे भाग याद हो गए होंगे। आज के लेक्चर में भाग 9 से आगे के जो बचे हुए कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, और हमारा ओरिएंटेशन एग्ज़ाम है, यानी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी पार्ट महत्वपूर्ण है, जो हमें जानना चाहिए, हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे और उन्हीं को याद करने की कोशिश करेंगे। तो पार्ट 1 से लेके पार्ट 4A तक और पार्ट 5 से लेके पार्ट 9B तक, ये पार्ट हमने पिछले लेक्चर में बाकायदा कवर किया है, और उसको हमने मेमोराइज भी किया था 2 ग्रुपों में करके। आज जो है कुछ के बाद जो कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनको समझेंगे। तो अगर हम पार्ट 9B से आगे बढ़ते हैं तो भाग 11 सबसे इम्पॉर्टेंट है। 11 को हम जो है 1 और 1 भी लिख सकते हैं, यानी 2 के बीच में संबंध, 1 and 1। तो संघ और राज्यों के बीच संबंध, यानी संघ और राज्यों के बीच संबंध, और राज्यों के बीच जो संबंध होंगे वो कैसे होंगे, इसकी व्यवस्था संविधान के भाग 11 में किया गया है। जब भाग 11 से हम आगे जाते हैं तो भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का प्रावधान है, जिसको हम सिविल सर्विसेज भी कहते हैं। भारत में सर्विसेज के रिक्रूटमेंट के लिए एक यूपीएससी का गठन किया जाता है और स्टेट पीसीएस का गठन किया जाता है। यूपीएससी जो है वो संघ और अखिल भारतीय सेवाओं के लिए रिक्रूटमेंट करती है, और जो स्टेट पीसीएस होते हैं वो राज्यों के सेवाओं के लिए नियुक्तियां करते हैं या चयन करते हैं। तो भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का वर्णन किया गया है, और इसी भाग 14 में 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत 14 का जोड़ा गया 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत 1976 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो भाग 14 का अधिकरण की बात करता है, और याद रखिएगा जो 42वां संवैधानिक संशोधन है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, और 2 पार्ट उसने भारत के संविधान में जोड़ा, जो कि हम पहले देख चुके हैं। भाग 4 का, जो कि भाग 4 का मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, और भाग 14 का जो कि अधिकरण से संबंधित है। अधिकरण को इंग्लिश में ट्राइब्यूनल्स कहते हैं, और ये स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए एक तात्कालिक व्यवस्था है जो संघ और राज्य और राज्यों के बीच जो कोई विवाद है उसको जल्दी से सॉल्व करने के लिए बनाया गया था। ठीक है। भाग 14 से आगे बढ़ेंगे तो भाग 14A और इसके बाद फिर भाग 15। तो जो 15 है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इससे निर्वाचन से ये संबंधित है। तो निर्वाचन मंडल कैसे बनेगा, निर्वाचन का जितना भी बातें हैं वो सारे भाग 15 के अंतर्गत डिस्कस किया गया है। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो भाग 17 इम्पॉर्टेंट है, और ये जो है भाषाओं की बात करता है। जो हमारे शेड्यूल है, शेड्यूल 8 में भी भाषाओं का वर्णन किया गया है, और शेड्यूल 8 में 22 भाषाएं हैं। अगर हम साहित्य अकादमी अवार्ड की बात करें तो वो 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 जो आपके 8 शेड्यूल में भाषाएं हैं, और जो 2 अन्य भाषाएं हैं वो राजस्थानी और अंग्रेजी है। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। तो भाग 17 भाषाओं का वर्णन हो गया।
भाग 18 को मैंने इस तरह से याद रखा है कि जब आप एज 18 साल की उम्र में पहुंचते हैं तो आप एक इमरजेंसी कंडीशन में पहुंच जाते हैं। आपके सामने बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और बहुत से चैलेंजेस होते हैं। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि जो आपातकालीन नियम बनाए जाते हैं, जो आपातकालीन जो उपबंध है वो भाग 18 में है। और इसके आगे जब आप बढ़ेंगे तो संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है वो हमारे भाग 20 में रखा गया है। यानी संविधान का भाग 20 यह बताता है कि अगर हमें संविधान में कोई परिवर्तन करना हो, अपडेट करना है संविधान को, तो वो कैसे किया जाएगा। और संवैधानिक संशोधन का जो प्रावधान है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिकल है और वो आर्टिकल है 368, यानी 368 के तहत भारत के संविधान को परिवर्तित करने का व्यवस्था किया गया है कि इसमें परिवर्तन हम कैसे लाएंगे। तो इस प्रकार से हमने भाग के खंड को पूरी तरह से समझने का प्रयास किया और आशा है कि आप जो इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण भाग हैं उनके संबंधित टॉपिक्स को याद भी कर लिए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मौलिक कर्तव्यों से शुरू करेंगे और सामान्यतः एग्जाम्स में मौलिक कर्तव्यों से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर होता है। तो आज के लिए इतना ही। आशा है हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।